आज आपके समक्ष मेरे कहानी संग्रह आसपास की एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है गवाह। अदालत में आज तिल रखने को जगह नहीं थी। यहाँ आज नत्था सिंह के भाग्य का फैसला होना था। उस पर आरोप था कि उसने कॉल सेंटर से देर रात लौट रही युवती को अकेला पाकर पहले तो उसका बलात्कार किया, फिर बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसने आरोपों से इनकार तो किया था, मगर अपनी सफाई में कुछ पेश नहीं कर सका था। सब सोच रहे थे कि उसे फांसी ही होगी। आरोप बेहद संगीन थे। उस दिन तो इस वारदात की खबर फैलते ही शहर में मानो भूचाल आ गया था। कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई थी। हुआ ये था कि घटना की रात नत्था सिंह मौकाए वारदात से थोड़ी दूर पर नशे की हालत में मिला था। पहले तो उसे आवारागर्दी में बंद किया गया था, परंतु गिरफ्तारी के आधा घंटे बाद पुलिस को उसी इलाके में एक युवती की लाश भी मिल गई। लाश ताज़ा थी और पुलिस का शक नत्था सिंह पर गया। पुलिस और मीडिया रात में ही घटना स्थल पर पहुंच गए थे। मृतका के सिर पर चोटें थीं और वह अर्धनग्न पड़ी थी। पहली नज़र में ही पता चल जाता था कि हत्या होने से पहले वह बलात्कार का शिकार हुई थी। लाश पर मीडिया के फ्लैश चमकने लगे थे। ये एक जघन्य वारदात थी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मृतका के पर्स में मिले आइडेंटिटी कार्ड से उसकी शिनाख्त हो गई। उसके घर वालों को खबर कर दी गई। उस रात कॉल सेंटर का मालिक भी मौके पर आया था। मीडिया ने अगले दिन परोसने योग्य फ़ोटो ले लिए थे। क्योंकि घटना मध्य रात्रि की थी, अतः सभी लोग घटना स्थल से जल्दी रुखसत हो गए थे। ये एक टॉप स्टोरी थी, अतः कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता था। उस रात मौके से निपट कर पुलिस अधिकारी जब थाने पर आए तो वारदात के बारे में विचार विमर्श करने लगे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। सभी जानते थे कि कल का दिन उन पर भारी पड़ने वाला था। इंचार्ज को अपनी कुर्सी खतरे में दिखी। एकाएक उनकी नज़र हवालात में बंद नत्था सिंह पे पड़ी। उन्होंने उसके बारे में पूछा। हेड मोरेड ने बताया कि पेट्रोल वैन वाले इसे आवारागर्दी में दाखिल कर गए थे। इसका नाम नत्था सिंह है। अभी भी ये नशे में धुत है। ये ट्रक ड्राइवर है। इसके कागज़ तैयार हो रहे हैं। इंचार्ज ने पूछा, ये उन्हें कहाँ मिला? हेड मोहर्रर ने बताया, जहाँ अभी लड़की की लाश मिली है ये वहीं कहीं नशे में धुत मिला था। ये सुनकर इंचार्ज साहब चौंके। उन्होंने उससे हवालात के बाहर से आवाज़ दी, ओ नत्था सिंह, क्या सो गया? उठ। नत्था के सिर पर शराब सवार थी। अपना नाम सुनकर उसने आंखें खोली तो उसे दरवाजे पर डंडा लिए इंचार्ज साहब नज़र आए। वह बोला, सत श्री अकाल साहब जी, मैनू बाहर ले लो। इत्थे मच्छर बहुत हैं, मैनू कुछ नहीं कीता। वह नशे में था। इंचार्ज का इशारा पाकर संतरी ने उसे बाहर निकाला। फिर ठंडे पानी से उसका मुंह धुलवाया गया। नत्था जब कुछ चैतन्य हुआ तो उसे इंचार्ज के सामने पेश किया गया। वह अभी भी अपनी आंखें मल रहा था। उसे शायद शक्लें धुंधली दिख रही थीं। उसने अपने हाथ जोड़ दिए। एक दरोगा जी बोले, तू इतनी रात गए सड़क पर क्या कर रहा था? नत्था बोले, साहब जी मैं लॉन्ग रूट से लौटा था। 9 बजे गड्डी कंपनी में लगा दी थी। इसके बाद ढाबे पर रोटी शोटी खाई और दारू पी। अब साहब मजदूर का जिस्म है, 400 किलोमीटर के बाद तो ये भी टूटने लगता है। मैनू घर जाने दो साहब। इंचार्ज ने लिखा पढ़ी चेक की। इसके मुताबिक ये पेट्रोल वैन वालों को 12:30 बजे मिला था। इंचार्ज बोले, क्यों बे, झूठ बोलता है? तू क्या 3 घंटे तक खाता रहा? खाना खाकर क्या किया? नत्था बोला, साहब जी मैंने 10 तो दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इंचार्ज की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उन्होंने आनन फानन में ढाबे वाले को तलब किया। ढाबे वाले ने उसकी तस्दीक की और बताया कि वह करीब 9:15 बजे उसके ढाबे पर आया था, फिर खा पी कर घंटे भर बाद चला गया था। ये वारदात करीब 11:30 बजे की थी। ढाबा कत्ल की जगह से 15 मिनट की दूरी पर था। इंचार्ज बोले, तू 10:30 से 12:30 के बीच कहाँ रहा? नत्था बोला, साहब जी घड़ी तो मैं बांधता नहीं, घड़ी तो ट्रक में लगी है। थोड़ा दारू शारू का शौक़ है, सो मैंने खाने के साथ ले ली थी। ये अभी भी मेरे सिर चढ़ी है। मुझे तो अभी भी टाइम का अंदाज़ा नहीं मिल रहा है। रात बीत रही थी। नत्था ने जवाब तो सीधे दिए थे, मगर इंचार्ज साहब को इनसे मदद नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपने स्टाफ से गुफ्तगू की। स्टाफ के अनुसार
नत्था पर शक की पर्याप्त वजह थी। सभी बोले कि इसकी डॉक्टरी करा दी जाए और इसके कपड़े फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएं। जब इसका नशा उतर जाएगा तो बाकी पूछताछ की जाएगी। इंचार्ज साहब बोले, कल तो इसे अदालत में पेश करना होगा, इसलिए अभी इसे वारदात में संदिग्ध दिखाकर बुक कर दो। नत्था को डॉक्टरी परीक्षण हेतु भेज दिया गया। इस समय सुबह के 4 बज रहे थे। इंचार्ज साहब मृतका के परिवारीजनों से बातचीत में मसरूफ़ हो गए। लड़की के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया। सुबह अस्पताल से जो रिपोर्ट मिली वो चौंका देने वाली थी। इसमें ना सिर्फ नत्था के शराब पीने की पुष्टि हुई थी, बल्कि उसकी गर्दन और पीठ पर नाखून की ताज़ा खराशें भी मिली थीं। उसके अंदरूनी कपड़ों पर ताज़ा दाग धब्बे भी मिल गए थे। रिपोर्ट देखते ही इंचार्ज साहब का चेहरा खिल गया। इस रिपोर्ट का घटना से मेल हो रहा था। इसके तत्काल बाद नत्था संदिग्ध के खाने से हटकर अभियुक्त के खाने में आ गया। इस समय सूर्योदय हो चुका था। इंचार्ज साहब सबका सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने पुनः नत्था से पूछताछ की, लेकिन वह एक ही बात बोलता रहा कि मुझे कत्ल वतल का कुछ नहीं पता साहब, खाना खाने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। पुलिस के पास उसे मुलजिम मानने के फौरी सबूत थे। मृतका के सिर के पीछे गहरी चोट थी जो फर्श पर गिरने से भी आ सकती थी। पुलिस को आला कत्ल ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने लिखा पढ़ी पूरी करा दी। इस प्रकार नत्था के विरुद्ध बलात्कार एवं कत्ल का केस बन गया। सुबह अखबार में जब ये खबर छपी तो हर तबके से महिलाओं की सुरक्षा के सवाल उठने लगे। पुलिस ने कहा था कि उसने मुलजिम पकड़ लिया है। इसके बाद नत्था के चेहरे पर फ्लैश चमकने लगे और मीडिया ने उससे कत्ल के बारे में सवाल करना शुरू कर दिए। वह भौचक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक कातिल और बलात्कारी कैसे बन गया। सुबह 10 बजे उसे अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया। रातों रात उसकी ज़िंदगी पर दुर्भाग्य के बादल छा गए थे। वह बीती रात की बातों को याद करने लगा, मगर उसे कत्ल या बलात्कार जैसा कुछ भी याद नहीं आया। रात में खाना खाने के बाद वह रेड लाइट एरिया में चला गया था। जब वह वहाँ से लौट रहा था तो पुलिस की गाड़ी आई और उसे पकड़कर थाने ले आई थी। उसने रेड लाइट एरिया जाने का जिक्र किसी से नहीं किया था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। नत्था के कपड़ों की जांच में मैथुन स्त्राव भी मिला था। उसके शरीर पर मिली खराशों को मृतका का प्रतिरोध माना गया और उसे बलात्कारी हत्यारे के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया था। पुलिस ने जब उसके कपड़ों पर मिले दाग धब्बों के बारे में पूछा तो उसने अपने रेड लाइट एरिया में जाने वाली बात बता दी। पुलिस ने उसका रिमांड लिया और उसे लेकर उसके बताए हुए चकला घर पर पहुंची। वहाँ की मालकिन ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। वह बोली, साहब इस बस्ती में लोग बस रात में ही एक दूसरे को पहचानते हैं, दिन में तो सब नज़रें चुराते हैं। यहाँ का तो उसूल ही है, रात गई बात गई। नत्था लाख बोलता रहा कि उस रात वह इसी चकले में आया था, किंतु उसकी किसी ने नहीं सुनी। इंचार्ज बोले, बेटा दारू पीकर तो सभी खुद को हूरों के बीच समझते हैं। नत्था पुनः जेल में आ गया। उसके माता पिता गुजर चुके थे। इस आड़े वक्त में कोई रिश्तेदार भी सामने नहीं आया। उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने कहा कि साहब नत्था मेहनती ड्राइवर है, इसने आज तक किसी से झगड़ा नहीं किया। साहब ड्राइवरी लाइन में चकला वकला तो मामूली बात है। कुल मिलाकर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे नत्था बेकसूर सिद्ध होता। पुलिस के अनुसार वह मुलजिम के खाने में फिट बैठ रहा था। लोग आक्रोशित थे और जल्द से जल्द उसे फांसी पर लटकता देखना चाहते थे। नत्था ने मृतका के घर वालों को भी अपनी बेगुनाही बताई, किंतु उन्होंने भी उसका यकीन नहीं किया। नत्था जेल में पड़ा दुनिया की नफ़रत झेल रहा था। अदालत ने उसे बचाव करने के लिए एक वकील भी दिया, मगर ये सब बस खानापुरी थी। उसके वकील ने कहा था कि अगर उस रात वाली लड़की मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है। चकला घरों में तो हर हफ्ते चेहरे बदल जाते हैं,
क्योंकि यहाँ तो ताजगी ही लोगों को खींचती है। नत्था की उस रात वाली अंकशाइनी भी संभवतः कहीं और की रौनक बढ़ाने चली गई थी। नत्था का केस फास्ट ट्रैक में शुरू हुआ। सरकारी वकील ने उसके खिलाफ सबूत पेश कर दिए थे। किसी ने भी सबूतों का फोरेंसिक मिलान कराने की जहमत नहीं उठाई थी। मामले में चूंकि चार्जशीट लग गई थी, अतः जनता उसकी फांसी का इंतज़ार कर रही थी। मीडिया ने तो पहले ही उसे अपनी ट्रायल में दोषी की तरह प्रस्तुत कर दिया था। यहाँ मुलजिम चूंकि आम मेहनत कश था, अतः जिम्मेदारों के भी होठ बंद थे। नत्था पल पल सलाखों के पीछे मर रहा था। पिछली पेशी पर सुनवाई पूरी हो गई थी। अब तक मिले सारे सबूत नत्था के खिलाफ जा रहे थे। उसके कपड़ों से भी मैथुन के दाग धब्बों की पुष्टि हुई थी। उसका उस रात नशे में होना भी सिद्ध था। पुलिस और सामाजिक संगठन अपनी पीठ थपथपा रहे थे। बेकसूर नत्था के साथ कोई भी नहीं था। आज इसी केस के फैसले की तारीख थी। अदालत के बाहर मीडिया वैन्स खड़ी थीं। लोग बैनर लिए खड़े थे जिनमें नत्था के लिए फांसी की मांग की गई थी। हर कोई इस केस का अंजाम जानने को बेकरार था। प्रिजन वैन ठीक समय पर नत्था को लेकर आई। उसके चेहरे पर दर्जनों फ्लैश चमके। एक तरफ तो उसे नर पिशाच कहा जा रहा था और दूसरी तरफ सभी उसका फ़ोटो पहले पेज पर छापने को बेताब थे। इस फैसले को सुनने के लिए वकील भी उमड़ पड़े थे। ठीक समय पर अदालत सज गई। अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी जगह संभाल ली। नत्था उदास चेहरा लिए कटघरे में खड़ा था। सब दम साधे फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। नत्था का वकील आज शांत दिख रहा था। वह कार्रवाई शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जज साहब ने फैसला सुनाने के पहले बचाव पक्ष को अंतिम मौका दिया और कहा कि यदि उसके पास कोई और तथ्य हो तो अभी भी पेश किया जा सकता है। नत्था का वकील शायद इसी प्रतीक्षा में था। वह न्यायपीठ के सामने आया और अपनी बात रखने की इजाज़त मांगी। जज साहब ने अनुमति दे दी। वकील साहब बोले, हुजूर, कहावत है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हर नज़र उनकी ओर घूम गई। अदालत में भन्न भन्न फैल गई। जज साहब भी उन्हें हैरत से देखने लगे। नत्था भी हैरान था, क्योंकि वकील साहब ने तो अभी तक यही कहा था कि केस में अब कुछ नहीं हो सकता। फिर अचानक ये तब्दीली कैसे? जज साहब ने सबको शांत रहने का संकेत किया। वकील साहब बोले, हुजूर, कल सुबह एक बुर्कापोश खातून मेरे घर आईं और उन्होंने बताया कि उन्होंने अखबार में नत्था सिंह के बारे में पढ़ा था। खबर पढ़कर उन्हें लगा कि एक निर्दोष पर दोष लग रहा है, अतः वे किसी तरह मुझ तक पहुंची थीं। जज साहब बोले, बेहतर होगा यदि आप सीधे मुद्दे पर आ जाएं। वकील साहब बोले, हुजूर, मैं मुद्दे पर ही कायम हूँ। उन मोहतरमा ने बताया कि नत्था सिंह उस रात चकले में जिसके साथ सोने की बात कर रहा है, वे मोहतरमा यही थीं। अगली सुबह जब चकले की मालकिन को पता लगा कि उसका रात वाला ग्राहक पकड़ा गया है, तो उसने इन्हें उसी वक्त दूसरे शहर भेज दिया था। असल में वे पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थीं। जज साहब बोले, आप पहेलियां मत बुझाइए, अगर गवाह मौजूद है तो पेश करें। केस ने करवट ले ली थी। ये बात तुरंत बाहर पहुंच गई और टीवी स्क्रीन की सुर्खी बन गई। लोग टीवी खोलकर जम गए। नत्था को तो अपने वकील साहब साक्षात भगवान लगे। उसे लगा कि अब जरूर वह बेकसूर साबित हो जाएगा। वकील साहब को उसकी बेकसूरी का सबूत मिल गया था। उसकी निगाहें अदालत में उस रात वाली लड़की को तलाशने लगीं। नत्था के वकील साहब की प्रैक्टिस कुछ खास नहीं थी। वे खुद दूसरों के बस्तों पर बैठा करते थे। वे बोले, मैंने ये बात अभी तक नत्था को भी नहीं बताई थी। मुझे एक फ़ोन करने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं गवाह को बुला सकूं। इसके बाद उन्होंने दरखास्त पेश कर दी जिसमें गवाहों की तफसील दर्ज थी। जज साहब ने इन गवाहान को पेश करने के संबंध में सरकारी वकील से पूछा तो उन्होंने अपनी अनापत्ति दे दी।
जज साहब ने गवाह पेश करने की इजाज़त दे दी। वकील साहब बाहर गए और फ़ोन करके वापस आ गए। कुछ देर बाद अदालत के दरवाजे पर एक महिला प्रकट हुई। उनके साथ दो बुर्कापोश महिलाएं थीं। उनके आते ही वकील साहब बोले, हुजूर, इन दो बुर्कापोश औरतों में एक तो उस चकला घर की मालकिन है जहां घटना की रात नत्था सिंह गया था, और दूसरी वे हैं जिनके साथ नत्था सिंह उस रात था। इनको अदालत तक लाने वाली मेरी धर्मपत्नी है। मैं आभारी हूँ कि इन्होंने गवाहों को यहाँ तक पहुँचाने में मदद की। मेरी गुजारिश है कि इनका इस मुकदमे से कोई और संबंध नहीं है, अतः इन्हें जाने की अनुमति दे दी जाए। जज साहब ने सरकारी वकील की ओर देखा और उनकी सहमति पाकर उन्हें जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद बुर्कापोश गवाहन ने अदालत के सामने अभियुक्त नत्था सिंह को पहचान कर बताया कि ये ही उस रात उनके चकले पर आया था। नत्था ने भी उन दोनों की तस्दीक की। चकला घर की मालकिन माफ़ी मांगते हुए बोली, पुलिस जब नत्था को लेकर मेरे चकले पर आई थी तो मैंने डर के मारे पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि हकीकत ये है कि उस रात नत्था उनके यहाँ आया था। दूसरी गवाह ने अदालत को बताया कि जब अचानक उसे दूसरे शहर भेजा गया तो उस वक्त उसे इसकी वजह नहीं मालूम थी। करीब एक महीने बाद जब उसने अखबार में इस केस के बारे में पढ़ा और नत्था की तस्वीर देखी तो वह तुरंत पहचान गई। अदालत ने जब उससे नत्था को इतने दिनों तक याद रखने की वजह पूछी तो वह बोली कि उस रात नशे में धुत नत्था ने मुझे उम्मीद से बहुत ज़्यादा रुपए दिए थे। मुझे जैसे ही पता चला कि नत्था को उसी रात के किसी बलात्कार में सज़ा होने वाली है तो मैं खुद को ना रोक सकी। मैं पुराने चकला घर पर आई और मालकिन के साथ वकील साहब के पास पहुंचकर सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद उसने अदालत से ही सवाल कर दिया, हुजूर, चकले से निकला कोई भी शख्स तुरंत कैसे बलात्कार कर सकता है? अदालत में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने सरकारी वकील की ओर देखा। उनके पास भी अब कुछ कहने को नहीं था। अभियोजन की पूरी कहानी हालाती सबूतों पर खड़ी थी। मौजूदा गवाहान पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, अतः जज साहब ने उनके बयान कलमबंद कराए। लंच के बाद उन्होंने अपने फैसले में नत्था सिंह पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने चकला मालकिन को गलत बयानी का दोषी पाया, किंतु इंसाफ की मदद करने के कारण उन्हें हिदायत देते हुए माफ़ कर दिया। उन्होंने दूसरी गवाह की तारीफ़ की क्योंकि वह इंसाफ की रक्षा के लिए आगे आई थी। उन्होंने पुलिस को सख्त तायद की और तफ्तीश जारी रखने का हुक्म दिया क्योंकि उस निर्दोष लड़की के कातिल अभी भी खुले घूम रहे थे। इस मामले ने अनेक सवाल उठा दिए थे। क्या ऐसे मामलों में मीडिया ट्रायल और सामाजिक संगठनों का दबाव उचित है? हर मामले का खुलासा पलक झपकते नहीं हो सकता। तफ्तीशी जल्दबाजी से इंसाफ का गला भी घुट सकता है। यहाँ अदालत की निष्पक्ष प्रक्रिया के कारण ही एक निर्दोष बच सका था। अदालतें सज़ा देते वक्त सिर्फ सबूत को सर्वोपरि मानती हैं, ना कि किसी की भावना को। किसी मकान को भी यदि रातों रात बना दिया जाए और उसमें भी दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर जहाँ किसी के जीवन मरण का प्रश्न है तो वहाँ तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ठीक नहीं। नत्था ने रिहा होने के बाद उस रात वाली लड़की से शादी कर ली क्योंकि वही उसके लिए निर्भीकता से अदालत में खड़ी हुई थी। नत्था के वकील साहब रातों रात मशहूर हो गए क्योंकि हर फजीयत को सहते हुए उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा किया था और एक निर्दोष को बचा लिया था। वकीलों की एसोसिएशन ने उनका विशेष सम्मान किया। अब उनके पास मुकदमों की बाढ़ थी। पुलिस ने केस का नए सिरे से अन्वेषण किया और अंततोगत्वा कुछ बिगड़ैल रईस जादव के गिरेबान पर हाथ डाल दिया। घटना स्थल से मिले सबूतों का मुलजमों से फोरेंसिक मिलान भी हो गया, अतः पुनः चार्जशीट दाखिल की गई। ये नर पिशाच अब सलाखों के पीछे तिल तिल मर रहे थे।